हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। आइए हम लोग प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। नगर पालिका परिषद का ऐच्छिक कार्य है। ऐच्छिक, अनिवार्य कार्य नहीं, ये अनिवार्य कार्य में आता है, अनिवार्य कार्य में आता है ऐच्छिक कार्य। तो ऐच्छिक कार्य है प्रारंभिक शिक्षा से ऊपर की व्यवस्था करना, ये नगर पालिका परिषद की ऐच्छिक कार्य है। नगर में रोशनी का प्रबंधन करना अनिवार्य कार्य, पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य है, स्वच्छता का अनिवार्य है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा से ऊपर की जो शिक्षा की व्यवस्था करना, ये नगर पालिका परिषद का ऐच्छिक कार्य है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। जिला परिषद की आय का साधन है। जिला परिषद की आय का साधन क्या है? तो जिला परिषद की आय के साधन भूमि पर कर लगाना नहीं, हैसियत पर संपत्ति नहीं, चुंगी कर नहीं, आयकर। जिला परिषद की आय का साधन आयकर है। इसका प्रारंभ दबाव समूह के रूप में हुआ, परंतु आगे चलकर राजनीतिक दल हो गया। यह किस राजनीतिक दल के बारे में कहा जाता है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन एक दबाव समूह के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में आगे चलकर स्वतंत्रता आज़ादी के बाद यह इंडियन नेशनल कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। इसी के बारे में यह कथन कहा गया है। किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य कहा? दबाव समूह का अनाम साम्राज्य किसने कहा? तो दबाव समूह को अनाम साम्राज्य कहने वाला फाइनर है। अनाम साम्राज्य, गुमनाम साम्राज्य फाइनर है। फाइनर ने कहा था दबाव समूह के संदर्भ में। ये दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है। दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है। किसका माध्यम है? हित अभिव्यक्तिकरण का, राजनीतिक समाजीकरण का, सामाजिक संप्रेषण का, सांस्कृतिक निर्माण का। तो हित अभिव्यक्तिकरण का ये माध्यम। हित अभिव्यक्तिकरण का मतलब ये होता है कि जो दबाव समूह जिन लोगों के सहयोग से बना रहता है, केवल उन्हीं लोगों के हितों की बात को वह राजनीतिक सत्ता के सामने रखते हैं और सत्ता को प्रभावित करके अपने ही लोगों के हितों को क्या करते हैं? हितों की पूर्ति कराते हैं। तो हित अभिव्यक्तिकरण का क्या है? एक माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? चुनाव लड़ना? नहीं, चुनाव नहीं लड़ता है। नीति निर्माण करना? ये भी नहीं करता है। सरकार की आलोचना? ये भी नहीं करता है। नीतिगत निर्णय को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना, यही इसका प्रथम उद्देश्य है। सरकार द्वारा ली जाने वाले निर्णयों को या नीतियों पे ये दबाव डाल के अपने व्यक्तियों के हितों के पक्ष में निर्णय कराना, ये इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो लास्ट वाला उत्तर जो होगा, ऑप्शन होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ काम करते हैं। आजकल राजनीतिक क्षेत्र में जो श्रमिक संघ है वो किस काम करते हैं? मित्र के रूप में, राजनीतिक पार्टी के रूप में, प्राथमिक संघ के रूप में? नहीं, दबाव समूह के रूप में। जितने भी मजदूरों का दल है, मजदूरों का संगठन है, ये सारे जो है एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ ये जुड़े रहते हैं। जब वो राजनीतिक दल सत्ता में जाती है तो ये इन्हीं दबाव समूहों के हित में कुछ नीतियों का निर्माण करती है, कुछ कानूनों का निर्माण करती है, जिससे इनके हितों की क्या हो? अभिवृद्धि हो और विकास हो। सत्ता में अपनी पार्टी द्वारा समर्थकों को सरकारी ठेकों और नौकरियों से पुरस्कृत के प्रचलन को कहा जाता है। शक्तियों का विभाजन? नहीं। निहित शक्तियां? नहीं। सत्ता का राजनीति? नहीं। इनामी प्रणाली, इसको कहा जाता है इनामी प्रणाली। सत्ता में अपनी पार्टी द्वारा समर्थकों को सरकारी ठेके या नौकरियां दिलाना, ये जो है इनामी प्रणाली, इसको कहा जाता है इनामी प्रणाली। मतलब जो भी पार्टी राजनीतिक सत्ता में जाती है और जिस वो दबाव समूह से जुड़ी रहती है, उनको क्या करती है? सरकारी काम, सरकारी ठेके देकर उन्हें पुरस्कृत करती है, ताकि वह इसका लाभ लेकर उनके साथ जुड़े रहें। दबाव समूहों को लोकतंत्र का आवश्यक साधन
दबाव समूह को लोकतंत्र का आवश्यक साधन किसने कहा है? तो दबाव समूह को लोकतंत्र का आवश्यक साधन मायरन वीनर ने कहा। ये कथन जो है, दबाव समूह क्या है? लोकतंत्र का आवश्यक साधन है, इस बात को मायरन वीनर ने कहा था। दबाव समूह को लॉबी किस देश में कहा जाता है? दबाव समूह का एक नाम है लॉबी। ये किस देश में कहा जाता है? तो अमेरिका में जितने भी दबाव समूह हैं उनको लॉबी के रूप में जाना जाता है। उनका नाम ही लॉबी। लॉबी का मतलब दबाव समूह। कहाँ का? तो अमेरिका का। ये इसका यही तात्पर्य है। किसने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा? दबाव समूह को तीसरा सदन किसने कहा? तो दबाव समूह को तीसरा सदन कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हरमन फाइनर है। गुमनाम साम्राज्य, तीसरा सदन। दबाव समूह के दो नाम, गुमनाम साम्राज्य और तीसरा सदन कहने वाले जो व्यक्ति हैं वह है हरमन फाइनर। दबाव समूह को निम्न लक्षण नहीं है। दबाव समूह का कौन सा लक्षण नहीं है? औपचारिक संगठन है, अनिश्चित कार्यकाल है, जनहित संवर्धन नहीं है। यही नहीं है, ऐच्छिक सदस्यता है। तो जो दबाव समूह होता है वो जनहित के में काम नहीं करता है, बल्कि दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों को अभिवृद्धि के लिए राजनीतिक दल या सत्ता दल पे क्या करता है? दबाव डालता है, ताकि वह जो सत्ताधारी दल है वह इनके पक्ष में क्या करे? कानून बना। अपने सदस्यों के पक्ष में, संपूर्ण जनता के पक्ष में ये काम नहीं करते हैं दबाव समूह। तो जनहित संवर्धन इसका लक्षण नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कार्य रोकना होता है। निर्वाचन क्षेत्र में जब भी प्रचार होता है, जब भी यहाँ लोकसभा या विधानसभा की चुनाव होती है तो उस समय जो प्रचार प्रसार होते हैं, प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रतिनिधि अपने पक्ष में वोट मांगने का कार्य करते हैं। लेकिन यह कब बंद किया जाता है? तो निर्वाचन के एक दिन पूर्व नहीं, 48 घंटे पूर्व नहीं, 36 घंटे पूर्व नहीं, मतदान समाप्ति के लिए जो निर्धारित अंतिम घंटे होते हैं उससे 48 घंटे पूर्व, मतदान समाप्ति के निर्धारित अंतिम घंटे से 48 घंटे पूर्व ही जो है क्या किया जाता है? प्रचार का कार्य रोकने का कार्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से किया जाता है। तो इसका उत्तर यही होगा। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व जो होता है निर्वाचन आयोग, मतदाता सूची का निर्माण करना, ये निर्वाचन आयोग का काम होता है। राज्यपाल का नहीं, मतदाताओं का नहीं, राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग का होता है। इसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन हेतु प्रतिनिधित्व का तंत्र है। भारत में निर्वाचन हेतु प्रतिनिधित्व का तंत्र है क्या? अनुपातिक नहीं, प्रादेशिक यही है। संपूर्ण भारत को लोकसभा या विधानसभा के क्षेत्र में संपूर्ण क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है। यह क्षेत्रों के आधार पर होता है, जिसको प्रादेशिक कहा जाता है, अनुपात के आधार पर नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा प्रादेशिक। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता पाने के लिए दल को कितने राज्यों में पहचान होनी चाहिए? तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के लिए उसकी पहचान जो कम से कम 4 राज्यों में होनी चाहिए। 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसको राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त है तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा दे दिया जाता है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों या कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों और कार्यकाल, तो निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण जो करती है भारतीय संसद करती है। ठीक है, भारतीय संसद करती है निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों और कार्यकाल का निर्धारण। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन आता है? परिवार बैठक में होने वाली चर्चा नहीं, कक्षा संचालक नहीं, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवारों का चयन ये भी नहीं आता है, मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नजदीक बैठने वाला तत्व है। तो इसका आंसर होगा मीडिया द्वारा कराए गए जनमत संग्रह।
इनमें कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, ये हम लोग को जानना है। चुनाव आयोग कार्य नहीं करता है, इसका है मतदाताओं सूची तैयार करना, निर्वाचन आयोग करता है। उम्मीदवारों का नामांकन करता है, मतदान केंद्रों की स्थापना करता है, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण यही नहीं करता है। देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव और राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव करता है। जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्राम स्तर पे होता है, जिला स्तर पे होता है या पंचायती पे, वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं कराता है। तो पंचायतों के चुनावों का पर्यवेक्षण जो है चुनाव आयोग नहीं करता है, यही उसको हमको पहचानना है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो क्या होता है, सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल का सदस्य हो, यह भी नहीं है। चुनाव क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से ज्यादा मत हासिल करता है, उसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली उसको कहा जाता है जब चुनाव क्षेत्र में कोई उम्मीदवार अपने नज़दीकी उम्मीदवार से सबसे ज़्यादा, सभी उम्मीदवारों में से जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। यह प्रणाली, इस प्रणाली को फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट प्रणाली कहा जाता है, जो भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, लगभग जितने भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र चुनाव होते हैं जिसमें जनता मतदाता बन के अपना चुनाव करती है, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यह होगा। इन 20 प्रश्नों के उत्तर के बाद हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर नए 20 प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।